हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में। लास्ट जो पार्ट 1 था, जो सेल के बारे में बताया गया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो सेल होती है वो क्या होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन कौन सी सेल्स जो होती है उनका साइज क्या क्या होता है, प्लस जो सेल होती है वो किन किन कंपोनेंट्स जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और इसके अलावा सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका सेल की डिस्कवरी में रोल था। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़े थे अलग अलग तरह की शेप एंड साइज वाली सेल्स जो होती है वो कैसी होती है। ठीक है, उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है। आज जो पार्ट 2 है, जो द सेल का पार्ट 2 है, उसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सेल्स होती है उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कोई सेल जो होती है, कोशिका अगर मैं मानता हूं, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिक क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। ठीक है ना, और वो कैसे फंक्शनिंग करती है, यानी उन बेसिक चीजों की जरूरत क्या होती है सेल के अंदर, क्या नीड है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये द सेल जो है उसका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में, यानी कोशिका की जो संरचना होती है उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, शेप एंड साइज and activities of different cells may vary, but all the cells have following three major functional reasons। यानी हो सकता है कि सेल्स जो है उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, उनकी फंक्शनिंग अलग अलग हो सकती है, बट इनके अंदर कुछ एक चीज जो होती है ना, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सब में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या है, देखो फर्स्ट कंपोनेंट है द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, और द सेल वॉल। ठीक है, अब ये क्या होती है, एक सेल जो होती है, कोई भी सेल जो होती है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये सभी में कॉमन होती है, जितनी भी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होना बहुत ही कॉमन है। ये एक तरीके से कह सकता हूं कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हर किसी सेल के अंदर मिलेगी। अगर सेल है तो मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। ठीक है ना, इसके बिना सेल नहीं है वो। दूसरा होता है द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस सेल के सेंटर में क्या होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मिलता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये न्यूक्लियस होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऐसे फैला हुआ रहता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, अपनों ने बोला था पहले। ठीक है, और तीसरा होता है द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल जो होती है ना वो अंदर से खाली नहीं होती है, फुल नहीं होती। सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड जो होता है, एक फ्लूइड होता है, वो फिल्ड रहता है, वो भरा हुआ रहता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अंदर का जो लिक्विड होता है सेल का, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इसी लिक्विड के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो वो जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो 3 कंपोनेंट्स पढ़े अपनों ने सेल के, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की कवरिंग, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और कुछ सेल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये सारी सेल्स में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ प्लांट सेल्स के ऊपर, कुछ फंगल सेल्स के ऊपर और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये सेल वॉल मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। ठीक है, और एनिमल सेल्स के ऊपर नहीं मिलती है। लेकिन जो अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सभी में कॉमन है। ठीक है ना, दूसरा न्यूक्लियस हो गया, हीरा न्यूक्लियस, और तीसरा द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। आगे चलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल, यानी हर एक सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट सेल्स के ऊपर होती है, एनिमल सेल्स के ऊपर होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होती है। ठीक है ना, यानी किसी भी तरह की सेल ले लो उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स लाइट्स साइटोप्लाज्म, यानी कि
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो कवरिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, यानी सेल का लिक्विड वो फ्लूइड। वेरियस सेल्यूलर और सेल ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं यानी कि सेल के जो पार्ट्स देखे थे जी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सारी चीजें जो होती है जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज वो होती है जो कि कुछ फूड स्टोर करने का काम करती है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। ये सब कहां पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े रहते हैं। All the activities inside the cell and the interaction of the cell with its environment is possible due to these features। यानी कि देखा जाए तो सेल जो होती है ना उसके अंदर अगर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ उसको इंटरैक्ट करना है, ठीक है, सेल को अपने अंदर कुछ लेना है या बाहर की तरफ कुछ सिक्रीट करना है, तो ये सब काम जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करेगी सेल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए The plasma membrane is a living, thin, delicate, elastic and selectively permeable membrane। यानी कि वो बहुत पतली सी होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सर सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है वो सेलेक्ट करेगी कि किस चीज को सेल के अंदर आने देना है और किस चीज को सेल के बाहर जाने देना है। वो हर किसी कंपोनेंट को सेल के अंदर भी नहीं आने देगी और हर किसी कंपोनेंट को सेल के बाहर भी नहीं जाने देगी। वो सिलेक्ट करेगी कि किस चीज को अपने अंदर से होकर के जाने देना है। तो यानी कि अगर कहीं पर सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल है और उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, अगर बाहर से कोई चीज आएगी तो उसको सेल मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तो भी वो चीज अंदर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही एग्जैक्टली अगर कोई चीज सेल से बाहर जानी है तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो उसको परमिएबल करेगी या परमिट करेगी, उसी के कारण क्या होगा, वो बाहर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। That is called selectively permeable membrane, ठीक है ना। Plasma membrane permits the entry and exit of some materials in the cells, therefore the plasma membrane is called selectively permeable membrane। इस कारण से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane कहते हैं। The selectively permeability of plasma membrane ensures that, यानी कि selectively permeability से जो फायदे होते हैं वो क्या है, देखिए, the useful molecules enter in the cell, यानी कि बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल है और वो यूजफुल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी और वो अंदर की तरफ आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट। द सेकंड क्या है, द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स रिमेन विद इन द सेल एंड सिक्रीशन एंड वेस्ट लीव द सेल। उसके बाद क्या होगा, देखो कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है सेल के अंदर, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो सेल के अंदर ही रहने जरूरी होते हैं, वो उन प्रोडक्ट को बाहर नहीं जाने देना होता है, ठीक है ना। इस कारण से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उनको बचाए रखती है ताकि वो सेल के अंदर ही पड़े रहें, उनको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि अगर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर बाहर चले गए तो हो सकता है कि सेल के लिए वो खराब हो और हो सकता है सेल मर जाए उनके बिना। तो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है सेल के अंदर जो पड़ी होती है उनको बाहर जाने से वो प्रिवेंट करती है, सेल मेम्ब्रेन बचाती है। और दूसरा सिक्रेशन करती है वेस्ट एंड लीव द सेल। वेस्ट मटेरियल जो होता है, अगर सेल के अंदर मान लो कुछ वेस्ट मटेरियल बने हैं, उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम जो होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। यही सेल मेम्ब्रेन से होकर के ही वो वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं सेल के। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के काम होते हैं। आगे चलेंगे, देखिए और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नंबर फर्स्ट आता है, देखो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो some substances, molecules or ions such as carbon dioxide, oxygen, etc. can move across the plasma membrane through the process of diffusion। यानी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो अगर सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर जाएगा तो वो प्रोसेस जो होती है, जैसे आयंस है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है या कुछ भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई, तो वो अगर अंदर जाएगी या बाहर आएगी तो वो प्रोसेस जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सर डिफ्यूजन के थ्रू होती है वो तो ठीक है, पर अब ये बताओ ना कि डिफ्यूजन क्या होता है। सुनो बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सम मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन,
ठीक है ना, समझाता हूं मैं क्या है। यानी कि किसी जगह पर अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा हैं तो वहां से वो मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव करते हैं जहां पर उनके नंबर कम है। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूं, देखो ये एक सेल है, मान लो ये सेल है, ये बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी मान लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, मान लो बाहर की तरफ O2 है ये। अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? कम है सर, बहुत कम है, देखो आपको बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। बाहर कैसे है? ज्यादा है। तो होगा क्या, यहां से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो लगभग इक्वल हो जाएगी। देख लो बाहर से जब अंदर की तरफ मूव किया तो ये देख लो अंदर की तरफ भी बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चले गए। ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की। कोई भी चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, अपने हाई नंबर ऑफ वैल्यू से लो नंबर ऑफ वैल्यू जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। Diffusion is a spontaneous movement of the molecules from a region of high concentration to one of lower concentration until uniform concentration is finally achieved। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तब तक मूव करते हैं जब तक दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना, तब तक। डिफ्यूजन इज फास्टर इन द गैसेस फेज देन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यानी कि सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले या सबसे फास्ट मैं कह देता हूं कि डिफ्यूजन जो होगा वो किस में होगा, सबसे पहले गैसेस में डिफ्यूजन होता है। ठीक है ना, उससे कम होता है लिक्विड्स में। ठीक है, और उसके बाद होता है सॉलिड्स में। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। गैसेस में सबसे जल्दी डिफ्यूजन होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज कंपैरेटिवली गैसेस के थोड़ा सा पास में होते हैं, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। और सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन लीस्ट होता है, सबसे मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए नंबर सेकंड है ऑस्मोसिस। क्या है देखो, वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो होता है वो भी डिफ्यूजन के रूल को फॉलो करता है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट करना। और वाटर कैसे मूव करेगा, वो भी ऐसे करेगा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। एग्जांपल है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले ली, अगर उस मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के वाटर मूव कर रहा है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पता है ऑस्मोसिस वर्ड जो होता है ना वो हम पर्टिकुलरली वाटर के लिए यूज में लेते हैं। अगर वाटर, ध्यान से सुनना, अगर वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और वो भी किसके थ्रू होकर के, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर के लिए टर्म यूज की गई है। वाटर जो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। एक जगह एक कंपोनेंट, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक एरिया है जहां पर वाटर बहुत ज्यादा है और दूसरा एरिया है जो वाटर बहुत कम है। बोथ एरियाज आर कनेक्टेड फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, तो पानी का मूवमेंट होगा इस तरफ, यानी कि हाई रीजन से लो रीजन की तरफ। तो वहां पर क्या होगा, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, thus the osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through the semi permeable membrane or region of low water concentration। देखो एक तरफ दिखते हैं, देखो ध्यान से सुना, ये ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और यहां पर दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और बीच बीच में यहां पर क्या है, शुगर है। ठीक है ना, शुगर है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, शुगर है या ग्लूकोज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको, अगर मैं बोलूं इसको पार्ट ए और इसको मैं पार्ट बी बोल देता हूं। ठीक है, तो पार्ट ए में हाई वाटर कंसंट्रेशन है और पार्ट बी में थोड़े कम वाटर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, और इनके बीच में देखो क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी, तो होगा क्या, वाटर जो होगा वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, उस तरफ मूव करने लगेंगे। देखिए नेट मूवमेंट जो है वो ए से बी की तरफ है। देखो ए से बी की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस है। ठीक है ना, देखिए
अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि उन सॉल्यूशन के अंदर सेल्स को रखने के ऊपर, उस सेल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम किसी सेल को रखेंगे तो उस सेल का शेप और साइज जो होता है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि विलियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरी बार हम ये पढ़ेंगे कि उन सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं पुट करता हूं किसी भी सेल को, उस सेल को उसके अंदर रखता हूं तो सेल जो होगा उसका क्या होगा, उसका शेप एंड साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ये बोलता है व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल, एग्जांपल है रेड ब्लड सेल ले ली, रेड ब्लड सेल एक एनिमल सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल जैसे रियो लीफ की सेल ले ली, ठीक है, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर। यानी कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, वो सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है कि पानी के अंदर शुगर डाल के बनाया हुआ हो सकता है या पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स करके बनाया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो शुगर या सॉल्ट का कोई जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को डालता हूं तो क्या होगा। ठीक है, सेल के शेप और साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एज कंपेयर टू द सेल, यानी सेल के अंदर जो होता है जितना वाटर कंटेंट है उससे ज्यादा वाटर कंटेंट जो होता है वो बाहर के सॉल्यूशन में अगर हो तो वो बाहर वाला जो सॉल्यूशन होता है, आउटर मीडियम जो होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, अपने एक साइड लेते हैं। देखो माना ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है मैं उसकी बात करता हूं। ये सेल के अंदर मान लिया वाटर कंटेंट है, ठीक है, मैंने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जहां वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा था, आउटर मीडियम में वहां बाहर वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। देखा, बाहर की तरफ वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर एज कंपेयर टू द आउटर मीडियम वाटर कंटेंट कम है। तो होगा क्या, अपने को पता है। देखो हाई वाटर कंसंट्रेशन बाहर है, अंदर की तरफ लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो पानी जो होगा यानी वाटर जो होगा वो अंदर की तरफ मूव करेगा, यहां अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो ये जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ना, जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर के कंपैरेटिवली बाहर पानी ज्यादा है, तो ये बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ना, इस आउटर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पानी जो होता है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। तो फिर रिजल्टेंट क्या रहेगा इसका, रिजल्टेंट ये रहेगा कि सेल जो होगी वो स्वेलअप होगी, फूलेगी सेल। ठीक है, देखिए ये देखिए, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has a higher water concentration than the cell, example if a solution is a very dilute का मतलब होता है water content ज्यादा होना, solution, then the cell will gain water by osmosis, such a dilute solution is called hypotonic solution, है ना। ठीक है, अब क्या होगा देखो, while water molecules are free to pass across the plasma membrane in both direction, more water will enter in the cell than leave। पता है क्या आपको, यहां पर होगा क्या, यहां पर पानी अंदर तो आएगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ वाटर कंटेंट बाहर भी जाएगा, बट बाहर की तरफ जो जाने वाला वाटर कंटेंट है वो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन अंदर आने वाला वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। देखो एज कंपेयर टू द वाटर ज्यादा एंटर हो रहा है और बाहर कम निकल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, अंदर की तरफ ही वाटर आएगा ज्यादा। ठीक है ना, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसने, The net overall result is water enters in the cell, यानी सब ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा कि पानी ज्यादा एंटर ही करेगा क्योंकि बाहर एज ही वाटर कंटेंट ज्यादा है। इन सच सिचुएशन सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, यानी कि सेल जो होगी वो फूल जाएगी। एग्जांपल है इफ जैसे कि इट बिकम इन्फ्लेक्टेड और टर्जिड, यानी कोई प्लांट सेल जो होती है ना, जब वो फूल जाती है ना तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो टर्जिड हो चुकी है, ठीक है ना, फूल गई है। लेकिन प्लांट सेल जो होती है ना वो कभी फटती नहीं है, वो बस्ट नहीं होती। पानी अगर अंदर भी आ जाएगा तो सेल जो होगी वो टर्जिड हो जाएगी, प्लांट सेल फूल जाएगी, लेकिन वो कभी बस्ट नहीं होगी, फटेगी नहीं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग मिलती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो सेल वॉल जो होती है वो उस प्लांट की सेल को फटने से बचाती है, उसको बस्ट होने से बचाती है। लेकिन अगर इसी के
कंपैरेटिव में बात करूं कि अगर एनिमल सेल होगी इस जगह तो क्या होगा, एनिमल सेल जो होती है वो बस्ट हो जाती है, वो फट जाती है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के बाहर की तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और वो फट जाती है, ठीक है, जब सेल फूलती है। सच swollen RBCs may ultimately bust, यानी कि जो आरबीसी अगर होगी तो मे भी हो सकता है कि वो बस्ट हो जाए, वो फट जाए, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट सेल होगी तो वो सिर्फ स्वेलअप होगी, वो फटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग सेल वॉल उसके ऊपर प्रेजेंट है। किस पे? प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं फिर समझा देता हूं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एज कंपेयर टू द सेल, यानी कि सेल के अंदर की साइड जो जितना भी वाटर कंटेंट है उससे ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जितना वाटर कंटेंट सेल के अंदर है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो आउटर मीडियम के अंदर यानी उस सॉल्यूशन के अंदर है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका वाटर कंटेंट या वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए या फिर से एक स्लाइड लेके समझाता हूं। ये एक सेल है, ठीक है। मान लिया इस सेल के अंदर ये वाटर कंटेंट है, ऐसे ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां जो वाटर कंटेंट मिलेगा आपको आउटर मीडियम के अंदर, तो आउटर मीडियम के अंदर जो आपको वाटर कंटेंट मिल रहा है वो लगभग लगभग देखो सेल के अंदर जितना वाटर कंटेंट है उतना ही है, ऐसा है। लगभग बाहर का वाटर कंटेंट और अंदर का वाटर कंटेंट जो है वो मुझे लगभग लगभग इक्वली दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं एक सेल को ये बाहर वाला जो वाटर कंटेंट जैसा है, ठीक है ना, लगभग लगभग सेम ही है सेल के अंदर वाले, अगर उस सेल को मैं इस मीडियम में रख देता हूं या इस सॉल्यूशन में रख देता हूं तो क्या होगा, पानी अंदर भी आएगा, नो डाउट पानी अंदर आएगा और पानी बाहर भी जाएगा, और पानी बाहर भी जाएगा। लेकिन जितना पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही पानी सेल के वापस बाहर भी चला जाएगा, आउटर मीडियम में चला जाए। तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा? नेट रिजल्टेंट रहेगा 0, ठीक है ना, क्योंकि जितना वाटर कंटेंट अंदर एंटर हुआ उतना ही वापस बाहर निकल गया। तो नेट रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन, बाहर वाला सॉल्यूशन जो होता है जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो होती है वो इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका नेट रिजल्टेंट क्या रहता है? 0, कुछ नहीं रहता। जितना पानी अंदर एंटर हुआ उतना पानी वापस बाहर भी निकल जाता है। नेट रिजल्टेंट 0 रहता है और सेल जो होती है उसके शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए द मीडियम surrounding the cell is of exactly the same water concentration as the cell. There will be not net movement of water across the plasma membrane. Such a solution is called isotonic solution. ऐसा solution जो होता है वो isotonic solution कहलाता है, ठीक है। In this case water crosses the plasma membrane in both directions. देखो both direction में क्रॉस करेगा, अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, but the amount going is the same as the amount गोइंग आउट, यानी अंदर आने वाला वाटर कंटेंट और बाहर जाने वाला सेम ही होगा। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ओवरऑल मूवमेंट कुछ नहीं दिखेगा हमें। इन सच सिचुएशन द सेल विल मेंटेन द सेम साइज, और इसके दौरान सेल जो होगी वो अपना साइज मेंटेन रखेगी, उसके शेप पर या साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए तीसरे टाइप का सॉल्यूशन जो होता है उसकी बात करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, जो शुगर है या सॉल्ट है वो बहुत सारा मिक्स किया हुआ है। जब शुगर और सॉल्ट बहुत सारा मिक्स कर देते हैं हम वाटर के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब बहुत सारा मैटर आ गया है, यानी बहुत सारा ग्लूकोज या सॉल्ट आ गया है, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाती है।
तो देखिए फिर से ये मैंने सेल बनाई, ये सेल, इसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट। ये वाटर कंटेंट सेल के अंदर, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो वाटर ही होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिक्विड पार्ट होता है। लगभग एक सेल के अंदर 70 to 80% वाटर होता है। ये वाटर कंटेंट है मान लो सेल का, और ये सेल का बाहर का वाटर कंटेंट, ये अंदर वाला और ये बाहर का सेल वाटर कंटेंट। देखो क्या है सर, बाहर की तरफ कुछ वाटर कंटेंट जो है वो कम दिखाई दे रहा है, वाटर कंसंट्रेशन थोड़ी कम दिखाई दे रही है बाहर वाले सॉल्यूशन में। तो ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल, तो ऐसा सॉल्यूशन उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, पानी अंदर आएगा, नो डाउट आएगा अंदर, थोड़ा बहुत पानी अंदर भी आएगा, लेकिन पानी बाहर बहुत ज्यादा जाएगा। सर बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, और बाहर की तरफ कम है, तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा, पानी ओवरऑल बाहर ज्यादा जाएगा, अंदर तो कम आएगा, बाहर बहुत ज्यादा जाएगा। तो क्या होगा, सेल जो होती है उसके अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, देखिए तो सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, देखो कुछ ऐसी हो जाएगी सेल, सेल श्रिंक हो जाती है, ऐसे श्रिंक हो जाती है सेल। ठीक है, देखिए hypertonic solution, if the medium has a lower concentration of water than the cell, example if it is very concentrated solution, अगर कोई solution जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा यानी concentrated है, then the cell will lose water by osmosis, such as concentrated solution is called hypertonic solution। ठीक है, क्या होगा इसमें, in this case 2 water crosses the plasma membrane in both directions, बिल्कुल सही है, but this time more water leaves the cell than enters it, यानी कि पानी बाहर ज्यादा जाएगा as compared to the जो पानी अंदर आएगा, पानी बहुत थोड़ा अंदर आएगा लेकिन बाहर जाएगा पानी ज्यादा, therefore the cell will shrink। इसके कारण क्या होती है, सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है। In this situation, plant cell said to be plasmolized, अगर कोई प्लांट सेल है अगर वो श्रिंक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है। ठीक है, एंड द एनिमल सेल आरबीसी सेल said to be श्रिंक्ड, यानी कि एक तरीके से पिचक जाना, यानी कि एक श्रिंक हो चुकी है, पिचक जाना बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो आरबीसी जो होती है यानी एनिमल सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, श्रिंटेड भी कह देते हैं इसको। ठीक है ना, श्रिंटेड बोल दिया, श्रिंक यहां बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूं, देखो कोई प्लांट सेल है उसके अंदर अगर ऑस्मोसिस होगा तो कैसे है, देखो यहां पर अगर मैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं, किसी प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जितना वाटर अंदर एंटर हो रहा है उतना ही वाटर कंटेंट बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल का साइज मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहा हूं यानी कि वाटर कंसंट्रेशन अगर बाहर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, और वाटर अंदर एंटर करेगा तो देखिए सेल जो होती है वो स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखता हूं यानी बाहर वाला ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही कम है, ठीक है, तो पानी जो होगा ओवरऑल मूवमेंट पानी का बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा तो सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कुछ डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर। डिफ्यूजन जो होती है वो वैसी प्रोसेस होती है जो लिक्विड, गैस, सॉलिड्स इन सभी में होती है, और गैसेस में ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मैटर का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस पर्टिकुलर शब्द जो है, ऑस्मोसिस जो टर्म है वो पर्टिकुलर वाटर के मूवमेंट के लिए यूज में ली जाती है। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और वो जो वाटर जाता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के जाता है।
ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन जो कि पानी के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर उसको क्रॉस करवाएगी। तो वो जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अगर वो मेम्ब्रेन से होकर के वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है ना। एक अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मैटर के लिए यूज में लिया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वहीं ऑस्मोसिस टर्म जो है वो सिर्फ वाटर के मूवमेंट के लिए यूज में ली जाती है, और वो भी जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे होकर के जाता है वाटर। देखिए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम, डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। देन ऑस्मोसिस जो होता है इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम में, सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी कि जिनका डिफ्यूजन हो रहा है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। वहीं ऑस्मोसिस की बात करूं, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, यहां जरूरत होती है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी of the molecules of diffusing substance only. Presence of other substances in the system is not to importance. यानी कि यहां पर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वो जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है यानी जो सब्सटेंस फैल रहा है सिर्फ उसी की एनर्जी पर डिपेंड करेगी। अगर उस मीडियम के अंदर कोई और मॉलिक्यूल्स भी हैं तो उनकी प्रेजेंस से डिफ्यूजन की प्रोसेस अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है ना। और यहां अगर मैं बात करूं तो this the diffusion the solvent molecules only yet to be inflected by the presence influenced by a presence of other substances solutes in the system, यानी कि वो इफेक्ट होता है। ठीक है, कोई दूसरे सब्सटेंस अगर है सॉल्यूशन के अंदर तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो अफेक्ट होती है। एन इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स इज अचीव्ड ऑन द सिस्टम, यानी कि यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा जब तक कंप्लीटली इक्वली हर जगह पर वो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नेवर अचीव्ड। ठीक है, तो ये कुछ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस होते हैं। आगे चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ के रहे हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस जो होते हैं वो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे ऑस्मोसिस वगैरह जो हुए, ऑस्मोसिस हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ये सारी चीजें जो होती है इसके फंक्शनिंग के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी रोल होता है। ठीक है ना। अब आपको पता है अभी अपने ने देखा कि वाटर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर जा रहा है। तो यहाँ उनका काम है ना, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ये काम कर रही है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने के लिए। ठीक है ना। वैसे कुछ और काम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के। नंबर फर्स्ट होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखिए एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ अ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई मटेरियल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल के। ठीक है, यहां देखिए कोई आउटर मीडियम है, देखो आउटसाइड ऑफ द सेल है। ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यहां बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वो उसको बंद करके अंदर की तरफ भेज देती है। तो बताओ यहां पर सेल मेम्ब्रेन ने किसी भी चीज को सेल के अंदर लेने में हेल्प की। ठीक है ना, ये चीज जो होती है इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ये एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही अगर किसी चीज को बाहर निकालना है सेल से तो भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हेल्प करती है। देखिए आगे देखिए ये होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल ट्रांसपोर्ट्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स थ्रू द साइटोप्लाज्म टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो होता है या कोई भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो सेल को बाहर निकालना होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर पैकेज्ड इनटू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फीयर्स होते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये जो इनको बाहर निकालना होता है ना, एक पैकेट में पैक होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं। दे आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, ये धीरे धीरे यहां आकर के वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फटते हैं और बाहर वो चीज रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। इसको हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। वॉमिट करना क्या मतलब किसी चीज को बाहर उगल देना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ये
क्या थे? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स थे। ये आया सेल मेम्ब्रेन के पास में आया, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन के पास में आया और यहां पर ये फ्री होकर के बाहर निकाल दिया उन्होंने जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट था इसका। ये सेल के अंदर वाला पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं, ये आउटसाइड द सेल ये वाला पार्ट है, तो यहां ये बाहर निकाल दी गई। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बीच में एक ब्रीफली डिफरेंस दिखाया गया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, यहां से कोई भी चीज जो है वो इस सिक्रीटरी वेसिकल्स में बंद होकर के बाहर की तरफ सिक्रीट की जा रही है। ये देखो ये यहां बाहर सिक्रीट हो गई सब, और यहां पर कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अंदर की तरफ पैक किया जा रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, यानी बाहर निकालना किसी चीज को, और एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर एंट्री लेना किसी चीज की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं सेल वॉल की। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स और कुछ अदर सेल्स जो होती हैं, कुछ स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जैसे कुछ फंगस सेल्स होती हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। तो अगर मैं बोलूं कि सेल वॉल क्या होती है, तो सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। देखो मैं बताता हूं, अगर माना कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और ये जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इन सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी यहां पर ऐसे एक हार्ड कवरिंग मिलती है हमें, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। सर ये करती क्या है सेल वॉल जो होती है? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसकी शेप एंड साइज को बनाए रखने का काम करती है। देखिए ये देखो, देखिए, a plant cells there occurs a rigid cell wall which lies the outside the plasma membrane. The cell wall is non-living and freely permeable. यानी कि प्लांट सेल्स के ऊपर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी मिलती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ पाई जाती है, बाहर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो रिजिड होती है बहुत, ठीक है ना, हार्ड होती है, ठीक है, नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है, ठीक है, और फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल का मतलब होता है वो किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करती है अपने अंदर से होकर के आने जाने के लिए। ठीक है, इट इज द मेडअप ऑफ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल बनी हुई होती है, ये देखिए एक्स्ट्रा कवरिंग, ये रही सेल वॉल, ये आउटर। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है और उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर देखो किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, इसके ऊपर एक सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं सेल वॉल के। इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब एक प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो वाटर एंटर करने के बाद एक प्लांट सेल जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि प्लांट सेल टर्जिड हो चुकी है, बट वो फटती नहीं है, बस्ट नहीं होती। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एज वाटर एंटर्स द वैक्यूल थ्रू द ऑस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपांड्स, यानी प्लांट सेल जो होगी वो फैलेगी। ठीक है, द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग enough to resist this expansion and so it enables to the cell to become turgid। यानी कि आपको पता है कि वो जो सेल वॉल होगी वो बाहर की तरफ क्या होगी, लगी हुई होगी। जैसे ही वो सेल फैलेगी यानी कि सेल एक्सपांड होना शुरू होगी तो सेल वॉल क्या करेगी, उसके अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएगी ताकि सेल फटे ना, प्लांट सेल फटे ना। यानी कि वो टर्जिड तो हो जाएगी लेकिन वो फूल तो जाएगी सेल, लेकिन वो कभी फटेगी नहीं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टू सपोर्ट द सेल, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है सेल को। इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर से होकर के आने जाने देगी, तो ये फ्रीली परमेबल है हर किसी के लिए। और देखते हैं और क्या क्या फंक्शनिंग है इसकी। देखो, इट हैज अ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स थ्रू द विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ
साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा आर एबल टू पास, यानी कि जो सेल होती है ये, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल में छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पिट्स, उनको पिट्स बोलते हैं। ठीक है, इन पिट्स के अंदर से होकर के क्या होता है, कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जो कि एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्टेड रखते हैं। उन फाइबर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो सर प्लाज्मोडेस्माटा क्यों होते हैं? नंबर फर्स्ट कह सकता हूं कि ये कनेक्ट रखते हैं दो सेल्स को। ठीक है, इसका और क्या फंक्शन होता है, देखो, these intracellular connections allow to the exchange of materials between the living cell contents, यानी कि ये हेल्प करते हैं किसी भी दो सेल के बीच में किसी मटेरियल को एक्सचेंज करने में। अब मैं आपको प्लाज्मोडेस्माटा दिखाता हूं, देखिए, जैसे मान लो एक सेल है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, ये देखिए, यहां सेल के बीच में यहां पर ये कुछ पोर्स हैं। इन पोर्स को हम पिट्स बोलते हैं। अभी देखा ना अपना, यहां से क्या होता है, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो गई हुई होती हैं। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, इन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये अलाउ करते हैं दो सेल को आपस में कनेक्ट रखने में, और अगर इन सेल से होकर के कोई चीज दूसरी सेल में एंटर करनी है तो इन दो सेल्स को आपस में कनेक्ट रखने का काम भी क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडेस्माटा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या दे रहे हैं, देखो, the cell walls of adjacent cells are glued together by the middle lamella. The middle lamella is a jelly-like substance made up from calcium and magnesium pectate. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम पैक्टेट का। देखिए ध्यान से सुनना, दो सेल्स जो होती हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है। देखिए, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन थी, बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल है। जैसे ना कोई भी दो ब्रिक्स होती है, दो ईंटें जो होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए हमें सीमेंट चाहिए होता है ना। एग्जैक्टली क्या होता है, दो सेल्स जब आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनको आपस में अटैच रखने के लिए भी एक ग्लू लाइक सब्सटेंस चाहिए होता है। ठीक है ना, वो उस ग्लू लाइक सब्सटेंस से जुड़ी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है, वो हेल्प करती है कोई दो सेल्स को आपस में जॉइंट रखने में। तो अगर मैं यहां बनाना चाहूं मिडिल लेमिला, तो मिडिल लेमिला इस जगह पर बाहर की तरफ हमें दिखेगा, ये मिडिल लेमिला है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये दो प्लांट सेल्स को जोड़ने में हेल्प करती है। इसका मतलब देख रहे हो आप, यहां पर सबसे अंदर की तरफ मिलेगी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर की तरफ जो मैंने रेड कलर की दिखाई है दैट इज सेल वॉल, और सबसे बाहर मिलेगी हमें मिडिल लेमिला। इसका नाम ही मिडिल लेमिला इसलिए होता है क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना। आप ये मत समझ लेना कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है। सर मिडिल लेमिला इसका मतलब ये है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, नहीं, सबसे आउटर की तरफ है। और मिडिल नाम किस लिए दिया है, क्योंकि वो दो सेल्स के बीच का स्पेस है, वहां पर दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमिला, सबसे बाहर मिलता है सेल के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की, एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेल जो होती है उस सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट में, ठीक है ना, जैसे एक सेल है उसके सेंटर पार्ट में, यहां इस जगह पर सेंटर पार्ट में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, यूं गोल स्ट्रक्चर होती है ये, और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, डीएनए। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये गोल स्ट्रक्चर जो होती है, जो सेल के सेंटर में होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसका एक नाम और होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर क्या चीज अंदर आनी है, क्या चीज बाहर जानी है, ठीक है, उसके अलावा सेल के अंदर क्या बनना है, क्या सिंथेसाइज होना है सेल के अंदर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाऊं तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये न्यूक्लियस है। The nucleus is a large centrally located spherical cellular component, यानी कि गोल होता है, बड़ा होता है, ठीक है, cellular component है ये। It is bounded by the two nuclear membranes both forming a nuclear envelope। हालांकि जो न्यूक्लियस होता है ना
अभी तो अपने देखा था, देखो ये रहा, ये न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन वास्तव में सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती है, ऐसे दो मेम्ब्रेन्स होती है, उनको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर का कवर, इसको हम एनवेलप भी बोलते थे, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप encloses a space between two nuclear membranes and it is connected to a system of membranes is called ER, endoplasmic reticulum। देखो यहां पर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके बाहर की तरफ क्या होता है, कुछ यूं फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है आपको, कुछ मेम्ब्रेन्स की यूं जो फोल्डिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड ER। अगर मैं ER उस डायग्राम में बनाऊं पहले वाले में, तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यूं बाहर की तरफ ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ये भी सेल का एक और सेल ऑर्गेनल है, ये यूं ऐसे जुड़ी हुई रहेगी, इसके भी पर्टिकुलर स्पेशल काम होते हैं, ठीक है, ये जो स्पेशल कंपोनेंट होते हैं ER वगैरह जो होते हैं, इसके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो न्यूक्लियस के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं, देखो द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके लिक्विड को और साइटोप्लाज्म के लिक्विड को सेपरेट कौन रखता है, न्यूक्लियर एनवेलप रखता है। द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मैनी पोर्स दैट आर न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं उनको, एंड इट इंक्लूजेस द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस टू द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि इसके ऊपर कुछ पोर्स मिलते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर कुछ पोर्स मिलते हैं। ये देखो मान लो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है उसकी दो मेम्ब्रेन्स है, देखो इसके बीच बीच में यहाँ पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। यहां से कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है या कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर आ सकती है, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियर पोर, ये बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है, ठीक है। यहां पे देखो न्यूक्लियोपोर अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो होता है उन दोनों के बीच में अगर कोई मटेरियल हमें एक्सचेंज करना है तो उसको एक्सचेंज करने को अलाउ कौन करता है, न्यूक्लियोपोर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये न्यूक्लियस की डिटेल हुई। देखिए अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। अभी लास्ट हमने क्या बात की, लास्ट हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है सुनिएगा। The chromatin material is a thin thread-like intertwined mass of chromosome material and it is composed of genetic substance DNA, deoxyribonucleic acid and proteins, और proteins में भी कौन, histone protein। तो सुनिए यहां पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी अपनों ने जैसे बात करी थी DNA की, ये DNA था, इस DNA के अंदर देखो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको यूं धागे के जैसी, ये दिख रही है स्ट्रक्चर, ये धागे की जैसी, ये इंटरवाइंडेड है, आपस में उलझी हुई सी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन के अंदर दो सब्सटेंसेस होते हैं, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है DNA एंड सेकंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है क्रोमेटिन। आगे देखें, DNA stores all the informations necessary for the cell to function। एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म, जैसे टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फर्दर सेल्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये जो DNA होता है इसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है किसी भी कैरेक्टर की, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो इस जेनेटिक मटेरियल DNA के कारण ही आते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करना है तो भी DNA का ही काम होगा। इसके अलावा अगर सेल को रिप्रोड्यूस करना है यानी कि अपने नंबर बढ़ाने हैं, सेल डिवीजन करना है, तो भी यही मैसेज जो होगा वो DNA से ही आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है विच इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। सारी की सारी जो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है सेल में, जो भी फंक्शनिंग होती है, सब बेसिकली देखा जाए तो एक न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। डिस्टेंट सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स, यानी DNA के कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड जीन्स। ये जो DNA होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल अपने देखा था अभी, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। जैसे ये देखो ये पूरा क्रोमेटिन मटेरियल है, इसका अगर मैं कुछ स्पेशल पार्ट ले लेता हूं, जैसे मान लो ये पार्ट, ये ऐसे DNA का छोटा छोटा पार्ट, सारा DNA नहीं, DNA के कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड जीन्स। जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, ये जीन्स हैं और इन्हीं से कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। देखिए
Distant segments are called genes. The chromatin condensed into the two or more thick ribbon-like chromosome during the cell division. यानी कि जब कभी भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तब वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो इंटरवाइंड फॉर्म में यानी कि एकदम उलझा हुआ रहेगा, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो आपस में इंटरवाइंडेड है वो ऐसे कॉइल होना शुरू होगा और ज्यादा, ठीक है, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं सेल टू सेल. किसी सेल के अंदर 2, किसी में 4, किसी में 8, ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम्स बनते हैं. तो हमारी सेल जो होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स. और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, देखिए ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है. अगर मैं करना चाहूं, देखो मान लो ये डीएनए था, ये डीएनए, अब इसको क्या करना है, इंटरवाइंड होना है. यानी कि जब सेल डिवाइड करेगी तब ये और ज्यादा कॉइल होना शुरू हो जाएगा. देखो ऐसे ये यूं कॉइल होना शुरू हो जाएगा ऐसे, और कॉइल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्रोमोसोम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा. थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इसको, ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम बनाया मैंने. ये क्या था, डीएनए था. ये कॉइल होते 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 कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. ये क्रोमोसोम होता है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. ये देखिए ये दैट स्ट्रक्चर, ठीक है. देखिए इसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है. देखो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हेन एंड दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. यानी कि ये सेल डिवीजन के टाइम पे ही ऐसे दिखाई देते हैं. बाकी जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, नॉर्मल फेज में होती है, तो वो धागे के जैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में पड़े रहते हैं. डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम. देख लो यहां पर डीएनए ही तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट द मटीरियल एंड इज द मटीरियल ऑफ जीन्स. यानी इसके पास में ही, यानी इस डीएनए के पार्ट्स के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं. आगे चलिए हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म क्या होता है. देखिए कोई भी एक सेल जो होती है, ठीक है, उस सेल के अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है. एकदम पतला भी नहीं, एकदम टाइट भी नहीं, एकदम कंसंट्रेटेड भी नहीं, बट जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है. सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर वो उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, यानी उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. तो जो सेल का लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है. जैसे कोई एक सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है, और इसी लिक्विड के अंदर ही सेल के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो होंगे वो अंदर की तरफ रहते हैं. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड cytoplasm. The part of the cell which occurs between the plasma membrane and the nuclear envelope is called cytoplasm. देखो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये सारा फ्लूइड जो है भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है. इट इज जेल लाइक सब्सटेंस. ये एक जेल के जैसा सब्सटेंस होता है. साइटोसोल या साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं इसको. एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयरन्स एक्सेट्रा. यानी कि देखा जाए तो कुछ एमिनो एसिड्स इसके अंदर स्टोर होते हैं, जैसे ग्लूकोज जैसे एनर्जी देने वाले सब्सटेंस भी यहां होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन जो होते हैं ना एटम्स जो होते हैं वो होते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती है वो यहां पर स्टोर की जाती है, ठीक है. इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज. तो सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं, उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो सब पाथवे जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना. ये एक तरीके से मीडियम है हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का. कौन, साइटोप्लाज्म. तो अब हमने अब तक पढ़ा था सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एक सेल जो होती है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है. जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गई, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कैसा होता है वो. तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहां हमने देखी. अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स की जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है, उनके स्पेशल फंक्शंस की कि उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में. तो यहां तक का ये लेक्चर रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.